हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके जनवरी एग्ज़ाम की तैयारी जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ पर बस आप कर रहे होंगे रैपिड फटाफट रिवीजन। तो ये वाला हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हमने लिए हैं कई सारे सब्जेक्ट एक साथ ले लिए हैं इस पीडीएफ में, और साथ ही लिए हैं टॉप मोस्ट गैसिंग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को देखकर एक बार यहाँ पर फटाफट रिवीजन हम कर लेते हैं, और ये भी देख लेंगे कि आपकी तैयारी कितने लेवल तक हो चुकी है, आप कहाँ तक तैयार हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहे। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है, सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। बच्चे स्टार्टिंग में देखे होंगे आपने, छोटे बच्चों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, प्राथमिक वाले बच्चों की बात कर रहे हैं और उनके प्राथमिक वर्षों की ही बात हो रही है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो शुरू में 1 या 2 शब्द बोलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं वो अधिक शब्द बोलना सीख जाते हैं। ऐसा ही विकास होता है उनकी बॉडी का। पहले बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथ पैरों को हिलाना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, चलना सीखते हैं और धीरे धीरे वह अच्छी तरह से दौड़ना सीख जाते हैं। तो बच्चे की जो विकास का क्रम है वो सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल किसको कहा जाता है। तो जब बच्चे के भाषा का विकास हो रहा होता है तो वो काल कौन सा कहलाता है, इसको सेंसिटिव काल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आरंभिक बाल्यावस्था बोला जाता है। बच्चे के भाषा का जो विकास होता है वो घर परिवार से होता है, माता पिता से होता है, प्राथमिक संस्था में उसका विकास होता है। किस में होता है, प्राथमिक संस्था में बच्चे की भाषा का विकास सबसे पहले शुरू होता है। तो ये सेंसिटिव काल होता है, इसी में बच्चे को सीखने में भी कठिनाई आती है। ये होता है बच्चे का आरंभिक काल और सबसे ज़्यादा बच्चा जो है इसी काल में सीखता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है। बच्चों को पता लगता है कि उनका क्या समाज में रोल है, क्या उनकी भूमिका है। तो ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, ये हो जाएगी सामाजिकरण की अवस्था या सामाजिकरण की क्रिया ये कहलाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं वह उनमें वस्तु के स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है अनुकरण की। इसको देखते ही आप आंसर टिक कर देंगे। बच्चा अनुकरण करता है, कॉपी करता है, और ये कौन सी अवस्था में करता है, ये होती है उसकी संवेदी चालक अवस्था, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष की एज। इस अवस्था में बच्चा जो है क्या करता है, अपने बड़ों की, अपने माता पिता की कॉपी करके चीज़ों को सीखता है, उनका अनुकरण करता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। बच्ची क्या मान रही है कि सूरज हमें रोशनी दे रहा है, देने का मतलब कि वह हमें कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा है, गिव कर रहा है। तो वो क्या है, वो सजीव है, उसके अंदर जीवन है। बच्चे को लगता है जैसे माता पिता उसको दूध देते हैं, खाना देते हैं या कोई खेलने का सामान देते हैं, अगर वो देते हैं तो उनके अंदर जीवन है। उसी तरह वह तुलना कर लेता है कि जो सूरज है हमें रोशनी देता है तो उसके अंदर जीवन है। तो ये किस तरह की सोच बच्चे की दर्शाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा जो है जीववादी चिंतन करना सीख गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है, अर्थात वह उसमें जीवन मान रहा है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई। तो इसमें से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की ने नहीं दी है। यहाँ बात कर लेते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, तो ये लेव वाइगोत्स्की ने दी है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये भी लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है। पाठ के बारे में बात जो की है ये भी लेव वाइगोत्स्की ने की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा की बात जो है ये लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की है। ये किसने की है, ये की है जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीन पियाजे यहाँ पर इसके जो हैं प्रतिपादक माने जाते हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर शैक्षिक प्रणाली के लिए सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं। बच्चों को क्या करना है, विद्यार्थियों में सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है।
प्रोत्साहन बच्चों को देना एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, पर जहाँ बात आती है कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की, तो ये निगेटिव हो जाता है। इसीलिए ये पॉइंट आप कट कर देंगे। अगर आपने टैग वर्ड वाली क्लास नहीं देखी है और आपको पेडागोजी सोल्व करने में दिक्कत आती है, आपको कोई आंसर मान लीजिए लर्न नहीं है, याद नहीं है, तो आप जो है वो टैग वर्ड वाली क्लास एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लेना एग्ज़ाम से पहले। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको सभी विषयों की पेडागोजी को सोल्व करने में बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। आप वो क्वेश्चन भी कर पाएंगे जिनके आंसर आपको नहीं आते और जहाँ पर आप सोचते हैं कि आपको तुक्का लगाना है, तो तुक्का लगाने के लिए भी आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि आप उसमें पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड को अलग कर सके। तो क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। यहाँ पर दिया है वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देने व अवांछनीय व्यवहार को सजा देना। तो यहाँ पर बात हो रही है, अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो इनाम दें, अगर अच्छा काम नहीं बच्चा कर रहा है तो उसको दंड दिया जाए। सजा और दंड का प्रावधान या पुरस्कार का प्रावधान एजुकेशन सिस्टम में नहीं रखा जा रहा है, नहीं है, तो ये रोंग हो जाएगा। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ का आलम्बन देना। यहाँ पर बात हो रही है लेव वाइगोस्की की, और लेव वाइगोस्की क्या बात करते हैं कि बच्चों को आप स्कैप फोल्डिंग दें, उनको पाठ दें, अगर उन्हें ज़रूरत है तो उनकी थोड़ी बहुत आप हेल्प जो है इशारों और संकेतों के द्वारा कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप कट करेंगे। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। तो क्या प्रथम अवस्था की विशेषता है ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था है। आपको मैंने इसकी सारी अवस्थाएं करवाई हैं, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम में कोहल वर्ग, वाइगोस्की और जीन पियाजे से 100% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में क्या होता है। बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बाध्य करने की बात हो रही है, अर्थात फोर्स करने की बात हो रही है, तो ये रोंग हो जाएगा। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण। नामीकरण और पृथक्करण निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए इसको कट करेंगे। बच्चे इनाम पाने के लिए व सज़ा से बचने के लिए कार्य करते हैं, तो ये रोंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों को ऐसी गतिविधियों में संलग्न करें जिससे वह अपने कौशलों को क्या करें, पा सके, अपनी एबिलिटी को पहचान सकें। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने कौन कौन सी बुद्धि दी है इनके बारे में बात करते हैं। इनके अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की होती है। उन 8 प्रकार की बुद्धियों में भाषाई बुद्धि जो है ये शामिल है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन करती है क्या कहलाती है। उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये स्वयं से की जाने वाली बात कहलाती है। तो यहाँ पर ये बात जो होती है आदमी को क्या करती है, व्यक्ति को क्या करती है, उसकी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, अर्थात नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर प्रोत्साहन करना ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है मोहन ने घर व समाज में लड़कियों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि यह काम लड़के नहीं करते, वह लड़का है, इसीलिए वह लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह कार्य क्या दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाएगा, यह जेंडर के प्रारूप को दर्शाता है। बच्चा जो है यहाँ पर क्या मानता है कि कौन सा काम लड़के करते हैं और कौन सा लड़कियाँ करती हैं, उसको जेंडर प्रारूप की पहचान है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक ही कक्षा में क्या है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उनको कुछ सीखना है, सिखाना है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये विभेदित निर्देश कहलाते हैं। तो विभेदित निर्देश क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। ये होते हैं आपकी कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं, तो उनको उनकी क्षमताओं के अनुसार आप अलग अलग निर्देश देकर कार्य
करवा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चे को अलग अलग निर्देश दे सकते हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। तो क्या प्रमुख तरीका होता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सहयोगात्मक परियोजनाएं जो हैं सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का एक तरीका होती हैं। बच्चे जो हैं इसमें सहयोग के द्वारा आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं और इसी प्रकार उनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। तो क्या सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। आकलन का मतलब क्या होता है कि बच्चे में क्या प्रभावशीलता है, वो कितना सीख रहा है और कितना नहीं सीख रहा है। अगर वह नहीं सीख रहा है, उसे समस्या आ रही है, तो उसका समाधान किया जाए, अर्थात उसमें संशोधन किया जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो गणित का पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, NCF 2005 की यहाँ पर बात की जा रही है। और ये बात क्या करता है, ये बात करता है कि बच्चे जो हैं महत्वाकांक्षी हों, जिज्ञासु हों और सुसंगत हों, उन्हें नई नई चीज़ें सीखने की क्या हो, अंदर से महत्वाकांक्षाएं जागृत हों। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस को आधार के रूप में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर बीज गणितीय चिंतन की बात बच्चा कैसे करना सीखेगा, उसका कौशल कैसे विकसित होगा, उसके आधार के रूप में आप किसको लेंगे, ये बात हो रही है। बीज गणितीय चिंतन को विकसित करने की बात की जा रही है। तो आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना चाहिए। हल्की हल्की आसान जो हैं प्रतिमान उसको सिखाने चाहिए आकृतियों वाले। फिर क्या करना चाहिए, ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें क्या है संख्याएं भी शामिल हो। शुरू में बच्चे को बीजगणित सिखाना है तो क्या है सरल आकृतियों वाले प्रतिमान सवाल उससे कराए जाएं, उसको सिखाए जाएं। उसके बाद जो है जटिल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये जो है बीजीय चिंतन को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है जब 25 को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर बच्चे को 25 को 7 से गुणा करने के लिए कहा जा रहा है और बच्चे ने क्या किया, 25 को 7 बार जोड़ दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ के गुणन तक विस्तृत कर लिया है। यहाँ पर क्या हुआ है, बच्चे ने गुणन की जो समझ है उसका विस्तृत रूप यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, उसको उसका अधिक जानकारी हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है टैपियोका जिसको कसावा भी कहा जाता है पौधे का खाने योग्य हिस्सा ए है। यहाँ पर रिक्त स्थान है, अर्थात यहाँ पर आपको कुछ फिल करना है। और आगे दिया है वह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी का क्रम से क्या संबंध है ये बताना है, तो ध्यान रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, NCERT बेस्ड आते हैं। तो यहाँ पर टैपियोका का क्या खाया जाता है, ये जड़ खाई जाती है। जड़ वाला भाग आप खाते हैं तो ए में जड़ आ जाएगा और बी में क्या आ जाएगा, बी में केरल आ जाएगा, क्योंकि जो टैपियोका है ये केरल में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है ए की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया हो जाता है और बी तथा सी के उत्तम स्रोत से ABC क्रम से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या इनमें संबंध है ये बताना है। किसकी कमी से जो है रक्त अल्पता होती है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे की कमी से, आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया होता है। और इसके अच्छे स्रोत कौन से हैं, तो इसके अच्छे स्रोत जो हैं वो हैं पालक और खजूर। इनमें जो है आयरन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी। कहाँ जा रही है, नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जा रही है।
अब आपने इंडिया का मैप देखा होगा, आपने मैप वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं तो वो भी मैप की क्लास जाकर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ से कहाँ जाना है, दिल्ली से जाना है तिरुवनंतपुरम। तो कौन कौन सी नदी आएंगी, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी नदी जो हैं ये उसके रास्ते में पड़ेंगी। इन नदियों से होकर रेल जो है उसकी गुजरने वाली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है एक कौवा है जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन यहाँ पर दिया है एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती। तो एक्स कोई चिड़िया है जो अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे जो है कोए के घोंसले में देती है। तो एक्स यहाँ पर कौन है ये बताना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयल। कोयल जो होती है ये अपने जो अंडे है ये कोए के घोंसले में देती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोए के घोंसले में अपने अंडे कौन देती है, कोयल देती है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है बाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल जो है बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। एक्स और बाई क्या है, तो यहाँ पर एक्स और बाई बताना है। एक्स जो है ये कन्नौज है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज जो जिला है किसका है, उत्तर प्रदेश राज्य का है। यहाँ पर क्या बनाया जाता है, यहाँ पर गुलाब जल और केवड़ा बनाया जाता है। इत्र का बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में दिया है उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाएगा, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो ये तैरता है। तो ये पॉइंट करेक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। आगे दिया है इसका तर्क, अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है, पर जो है ये इसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, पर जो आर है वो एक ही व्याख्या यहाँ पर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है आजकल हम देखते हैं बहुत से कुएं जो हैं पूरी तरह से सूख गए हैं। आगे दिया है इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है ये बताना है। लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये बात तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। लोगों ने जो है कुएं के पास क्या कर दिए हैं, यहाँ पर बोरिंग बनाना शुरू कर दिए हैं, बोरिंग करना शुरू कर दिए हैं, जिससे जो है पानी का लेवल कम हो गया है और कुएं जो हैं वो सूख गए हैं। आगे दिया है कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट हो गए हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही है, उसके आसपास सफाई नहीं होती है, इसी के कारण जो है कुएं सूख गए हैं। आगे दिया है कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता। तो सफाई नहीं होती इसीलिए प्रयोग में नहीं आता है। तो ये कारण जो है यहाँ पर रोंग हो जाएगा। पानी मनुष्य की सफाई ना करने के कारण दूषित हुआ है, पानी खुद से दूषित यहाँ पर नहीं हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ए और बी वाले जो पॉइंट हैं ये करेक्ट हैं। चलिए देख लेंगे आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है, इसका क्या कारण है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों को ऑक्सीजन की पूर्ति जो है ये नहीं हो पाती है, आपूर्ति जो है वो बाधित हो जाती है, इसीलिए मच्छर जो है वो अंडे नहीं दे पाते और मर जाते हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है, तो खाली स्थान में क्या आना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देना ये एक पॉजिटिव थिंग होती है, ये आवश्यक होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनको अवसर प्रदान करने चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कक्षा 1 और कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 की कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है। तो यहाँ पर सबसे आवश्यक कारण क्या है, विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, इसीलिए यहाँ पर पुस्तक नहीं लगाई गई है, ये भी करेक्ट है। एनसीएफ बात करता है कि बच्चों को जो है पर्यावरण से देखकर सीखने का मौका मिले। विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, इसलिए उनको बुक नहीं दी जाती है, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन कक्षा के उपरांत उपयुक्त है, तो ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पाठ्यचर्या के भार को कम करना है, यहाँ पर बच्चों को बिना बर्डन पढ़ाना है, बिना बोझ के पढ़ाना है। ये बात किसने की, ये एनसीएफ ने की। तो पॉइंट नंबर ए और डी जो है ये करेक्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पॉइंट ए और डी जो हैं ये दोनों करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नंबर 30 में दिया है एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता हो या करती हो जो क्या हो। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन
और विषय से संबंधित हों, दोनों चीज़ों से संबंध रखती हों, वास्तविक तौर पर उसके जीवन से भी और विषय से भी। तो ये पॉइंट ज़्यादा सूटेबल है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर दिया है, भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बात हो रही है यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद की, अर्थात एक से अधिक भाषाएं जो हैं बच्चे के विद्यालय में प्रयुक्त हो रही हैं। तो ये किसका काम करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बहुभाषावाद को संसाधन के रूप में देखा जाता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर। तो ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ये बात की जा रही है समग्र भाषा उपागम की, जिसमें क्या है समूची पाठ्य सामग्री पर ध्यान दिया जाता है, ना कि एक एक शब्द पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, बाक समुदाय जो होता है वह लोगों का वह समूह है जिसमें क्या होता है, जिसमें भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग किया जाता है, ये कहलाता है बाक समुदाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, गहन पठन क्या है। तो गहन पठन जो होता है गंभीरता से पठन करना होता है, जिसमें आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें और आपका संपूर्ण फोकस जो है किस पर हो, पढ़ने पर हो, ये कहलाता है गहन पठन। इसको बोला जाता है गंभीर पठन। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, चिल्ड्रन स्टार्ट आउट एज ए क्लीन स्लेट। तो बच्चों को क्लीन स्लेट बताया यहाँ पर, और कहा जा रहा है लैंग्वेज लर्निंग जो है उन पर क्या करती है, भाषा को प्रिंट करने का काम करती है, भाषा की आदतों को विकसित करती है। तो यहाँ पर ये जो आइडिया दिया ये किसको सपोर्ट करता है। ये आइडिया दिया किसने, स्किनर ने। उन्होंने कहा कि बच्चा कोरी स्लेट है, आप जो है उस पर भाषा अधिगम को प्रिंट कर सकते हैं, उसको भाषा सिखा सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, विच वन ऑफ द पैरामीटर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर असेसिंग पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग हो रही है, उसमें क्या इम्पोर्टेंट नहीं है ये बताना है। टॉपिक सेंटेंस के मैटर करते हैं, सपोर्टिंग डिटेल जो आपने लिखी है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, कोहिरेंस जो है वो आपका इम्पोर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है कि आपने पैराग्राफ असेसिंग में किस तरह की हैंड राइटिंग लिखी है, ये मैटर नहीं करती है, ये कम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।